प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं राकेश विश्वकर्मा उत्कृष्ट विद्यालय बोहरियन से। इसके पहले की क्लास में हमने कक्षा 12वीं का पेपर सॉल्व किया था। जो अर्धवार्षिक में जो पेपर आया हुआ था उसे बहुत ही आसान तरीके से अपन ने हल किया था। यदि आप लोगों को देखना हो वो पेपर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। आज हम कक्षा 11वीं का जो कि थोड़ी सा टफ पेपर आया हुआ था उसको अपन हल करेंगे और इसे भी अपन दो पार्ट में हल करेंगे। पहले पार्ट में अपन इसके ऑब्जेक्टिव जो आए हुए थे उनको अपन सॉल्व करेंगे और इसके पश्चात हम इसका जो पूरा पेपर है उसको हल करेंगे। तो आप लोग यदि इसके बाद के वीडियो देखना है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जरूर देखें। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं कक्षा 11वीं का पेपर। और इसमें जो है जो विकल्प आए हुए थे उनमें जो पहला विकल्प आया हुआ था कि सही विकल्प का चयन कर लिखिए। यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप में पहला जो विकल्प था सही विकल्प का चयन करके लिखना था। उसमें था निम्नलिखित में से कौन सा मूल राशि नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं कि भौतिकी में 7 मूल राशियां हैं और उन 7 मूल राशियों में हम देखेंगे कि कौन सी मूल राशि है और कौन सी नहीं है। तो कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर ताप मूल राशि है, द्रव्यमान भी मूल राशि है, पदार्थ की मात्रा भी मूल राशि है, जबकि आवेश मूल राशि नहीं है। यह एक भौतिक राशि है। तो यहाँ पर अपन इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आवेश। यह जो है मूल राशि नहीं है। ठीक है। इसके पश्चात दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था, वेग समय ग्राफ समय अक्ष के लंबवत कब होगा। वेग समय ग्राफ समय अक्ष के लंबवत या कब होगा। तो वेग समय ग्राफ समय अक्ष के जो लंबवत है इसमें 4 ऑप्शन फिर से दिए गए थे। एक समान गति में, दूसरा था एक समान त्वरित गति में, तीसरा था विरामावस्था के लिए और चौथा था क्या था, कभी नहीं। तो हमेशा याद रखिए वेग समय ग्राफ समय अक्ष के जो लंबवत है वो कभी नहीं होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कभी नहीं। ठीक है। तीसरा, यदि मॉड ए बराबर कितना 5, मॉड बी बराबर कितना 3, मॉड ए प्लस बी बराबर कितना 2 हो तो ए व बी सदिश के मध्य क्या करना है, कौन ज्ञात करना है। इसका पहला ऑप्शन दिया गया था 90, दूसरा ऑप्शन दिया गया था 180, तीसरा ऑप्शन था 0 और चौथा ऑप्शन कितना था 360 अंश। तो देखिए इसका फार्मूला जो होता है वो क्या है, मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, यानी ए सदिश प्लस बी सदिश इंटू कितना कॉस थीटा। यदि अपन इस फार्मूले की बात करें तो मॉड ए प्लस बी का मान कितना दिया गया है यहाँ पर 2, तो 2 का क्या हो जाएगा यहाँ पर वर्ग बराबर मॉड ए का वर्ग कितना हो जाएगा, मॉड ए का मान है 5 का वर्ग धन मॉड बी का मान कितना है 3, तो 3 का वर्ग धन 2 ए सदिश बी सदिश कॉस कितना थीटा। ठीक है। 2 का वर्ग कितना होगा, यहाँ पर अपन देखें 2 का वर्ग होता है 4, तो 4 हो जाएगा। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 धन 2 इंटू ए की जगह कितना हो जाएगा 5, बी की जगह कितना हो जाएगा 3 कॉस कितना थीटा। 4 बराबर यहाँ पर 25 और 9 कितना हो जाएगा 34 धन 5 दूनी 10, 10 में 3 का गुणा करेंगे तो 30 कॉस थीटा। ठीक है। 34 के यहाँ पक्षांतर कर देते हैं तो 4 ऋण 34 बराबर 30 कॉस थीटा, 30 कॉस थीटा। ठीक है। 34 में से 4 घटा देंगे तो ऋण कितना 30 बराबर कितना हो जाएगा 30 कॉस कितना थीटा। तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर ऋण 30 बटे कितना हो जाएगा 30, कितना आएगा यहाँ पर कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा ऋण कितना 1। और कॉस में ऋण 1 कितने का मान होता है, कॉस 180 का। तो कॉस थीटा बराबर कितना कॉस 180, तो थीटा बराबर भी कितना हो जाएगा 180 अंश। ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 180, तो 180 कौन सा ऑप्शन है, ये वाला है। इसका सही ऑप्शन होगा कौन सा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला अपन देखते हैं। तो 2 व्यक्ति किसी बक्से को धकेलते हैं, 2 व्यक्ति हैं किसी बक्से को धकेल रहे हैं, एक इस साइड को धकेल रहा है और एक इस साइड को धकेलते हैं। ए की तुलना में बी कुछ अधिक बल से धकेल रहा है। यानी यहां पर क्या है कि 2 व्यक्ति हैं और मान लो एक बक्सा ये है और एक बक्सा ये है और एक व्यक्ति यहां से धकेल रहा है ए और यहां से एक बी व्यक्ति धकेल रहा है यहां से। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, ए की तुलना में बी यानी ये वाला जो है थोड़ी ज्यादा धकेलना पड़ रहा है।
उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा। एक व्यक्ति इस साइड से धक्का मारा किसी बक्से को, और दूसरे व्यक्ति इस साइड से धक्का मारा। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो कि एक की तुलना में बी को कुछ अधिक बल लगाना है, बी वाले को थोड़ी सी ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है, लेकिन बल लगाने के बाद भी बक्सा क्या है, स्थिर है। उसके बाद भी बक्सा क्या है, स्थिर है। तो घर्षण की दिशा क्या होगी? तो स्वाभाविक है हम इस साइड से बल लगा रहे हैं, ए साइड से, ठीक है, इस साइड से भी बल हम लगा रहे हैं, उसके बाद भी ज्यादा बल लगाना पड़ रहा। क्यों? क्योंकि ज्यादा बल इसलिए लगाना पड़ा कि इस साइड को क्या है, उस साइड गति की विपरीत दिशा में घर्षण क्या है, ज्यादा है, यानी उस साइड से घर्षण ज्यादा है। क्योंकि घर्षण क्या है, एक गति विरोधी बल है। घर्षण क्या होता है? एक गति विरोधी बल, यानी जब हम बल लगाते हैं तो विपरीत दिशा से जो बल कार्य करता है वही घर्षण है। यानी विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, क्योंकि ए साइड से ज्यादा, बी साइड से ज्यादा बल लगना, अर्थात क्या, इसके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए द्वारा लगाए गए बल की दिशा में, यानी यहाँ पर पूछ रहा है घर्षण की दिशा क्या होगी, तो विपरीत दिशा में होगी। विपरीत दिशा का मतलब बी साइड से ज्यादा बल लग रहा, तो गति विरोधी बल कहाँ हो जाएगा, ए साइड से। तो यहाँ पर ये सही कह रहा है कि ए द्वारा लगाए गए बल की दिशा में, यानी इस साइड लगाए गए बल की दिशा में क्या होगा, घर्षण होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यही होगा। ठीक है, इस तरह से बी द्वारा लगाए गए बल की दिशा में नहीं होगा, ऊपर की ओर और नीचे की ओर तो स्वाभाविक है, प्रश्न नहीं उठता। अगला है, किसी पूर्णतः घर्षण रहित नत समतल के शिखर पर रखा गोला। ठीक है, किसी पूर्णतः समतल रहित नत समतल के शिखर पर रखा जो गोला होता है वो हमेशा कौन सी गति करता है, लुटनिक गति। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जिसका आ जाएगा वो कौन सा होगा, केवल लुटनिक गति क्या करेगा। ठीक है, ये आंसर क्या होगा, सही होगा। अब कह रहा है किसी ठोस गोले को पीट कर चकती में बदल दिया जाता है। यानी एक ठोस गोला है, इस प्रकार से ये ठोस गोला है, और ठोस गोले को बदलकर वो ऐसा चकती बना देता है। ठीक है, तो किसका जड़ता गुण अधिक होगा, किसका जड़ता गुण अधिक हो जाएगा? तो स्वाभाविक सवाल है, गोला है, अब उसको चकती बना दिया गया। जब चकती बनाएगा तो घूर्णन से लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब घूर्णन से लंबवत दूरी बढ़ेगी तो स्वाभाविक है उसका जड़ता गुण भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर चकती का जो जड़ता गुण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अपन अगला देखते हैं, अगले विकल्प देखते हैं। चलिए, दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति की जी ये आया था अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं में। इसमें जो पहला था कि बल और गुणित खाली स्थान बराबर संवेग में परिवर्तन। तो यदि अपन न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम देखें तो वो क्या कहता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, या किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुपाती होती है। तो ये है संवेग परिवर्तन, ये क्या है, दर है, और ये लगाया गया बल है। यदि यहां से देखा जाए तो dp बराबर कितना हो जाएगा, f इंटू क्या हो जाएगा, dt। तो संवेग में परिवर्तन किसके बराबर हो रहा है, बल और समयांतराल के गुणनफल के। तो यहाँ पर ऑप्शन में सही आंसर क्या हो जाएगा, समयांतराल। ठीक है, यह सही आंसर होगा। दूसरा, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी खाली स्थान में परिवर्तन के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर देखें, कार्य ऊर्जा जो प्रमेय कहता है कि किसी वस्तु पर किया गया जो कार्य होता है उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन की क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन की क्या होता है, बराबर होता है। यदि किसी, तीसरा ऑप्शन था, यदि किसी निकाय के कणों का बाह्य बल शून्य है, यदि किसी निकाय के कणों का बाह्य बल शून्य है तो निकाय के द्रव्यमान केंद्र का संवेग स्वाभाविक है। यदि बाह्य बल शून्य है तो उसका संवेग भी क्या होगा, शून्य होगा। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, शून्य होगा। ठीक है, फिर पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाने पर किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा। तो क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला है वो है mgh। अब यहाँ पर क्या है, जब हम अनंत से पृथ्वी तक लाते हैं, या स्थितिज ऊर्जा में अपन देखते हैं कि एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से पृथ्वी के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो जब अनंत से पृथ्वी की किसी सतह पर लाते हैं तो किया गया कार्य कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है, या वहां पर स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, 0। लेकिन यहाँ पर तो क्या कह रहा है कि पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाए, तो ऊपर की ओर जैसे जैसे जाते जाएंगे स्वाभाविक है h का मान बढ़ेगा। जब h का मान बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, बढ़ती है।
बढ़ती है। ठीक है, अगला है एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाली आंतरिक प्रत्यानयन बल को, आंतरिक प्रत्यानयन बल, आंतरिक प्रत्यानयन बल को क्या बोलते हैं? प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, स्वाभाविक है आंतरिक प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं, लेकिन यदि लंबा शब्द दे तो वहां दाब बन जाता, यदि लंबा शब्द देता तो वहां पर क्या बन जाता? दाब। अगला है किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को, तो अपन ये जानते हैं कि ये विशिष्ट ऊष्मा के अंतर्गत आता है और दो प्रकार की होती हैं। एक अवस्था परिवर्तन के लिए, जैसे अपन पानी को देखें तो 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो उसके बाद वो भाप में बदलने लगता है। अब 100 डिग्री सेल्सियस पानी का तापमान और 100 डिग्री सेल्सियस जो भाप का तापमान वो एक समान हो जाता है, लेकिन उस समय जो ऊष्मा दी जाती है वो क्या हो जाती है? अतिरिक्त ऊष्मा, जिसे अपन गुप्त ऊष्मा कह देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार बर्फ के रूप में भी अपन देखें तो गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो अवस्था परिवर्तन करने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है उसे अपन क्या बोल देते हैं? गुप्त ऊष्मा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो इस तरह से अपन यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति हल कर लिए। अगला अपन देखते हैं, तीसरा है सही जोड़ी लिखिए। सही जोड़ी जो आई थी उसमें सही जोड़ी मिलाकर लिखना था। इसमें पहला जो ऑप्शन था प्रत्यास्थालक, दूसरा जलीय संपीड़न, तीसरा ऑप्शन था प्रतिबल, चौथा था गेज दाब, पांचवा था आयतन प्रसार गुणांक और छठवां था परमताप। ठीक है, इसमें इनके जो ऑप्शन दिए गए थे, हुक के नियम का पालन नहीं, अदिश K-1, J K G-1 K-1, P-PA और यहाँ पर PA प्लस PGH और आयतन विकृति। तो देखिए पहला जो है जैसे दिया गया था प्रत्यास्थालक, वास्तव में प्रत्यास्थालक जो है वो इसका जो सही आंसर है वो हुक के नियम का पालन नहीं करता है, यानी आंसर इसका सही होगा ये हुक के नियम का पालन नहीं। ठीक है, इसका पहले का पहला ही सही है। दूसरा जलीय संपीड़न, जलीय संपीड़न जो है इसका सही आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा? P प्लस PGH। दूसरा है P प्लस PG और कितना H। तीसरा है प्रतिबल। वास्तव में प्रतिबल हम देखा जाए तो प्रदेश राशि है। कौन सी राशि है? प्रदेश। इसमें लिखा है लेकिन ऑप्शन में क्या? अदिश। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन होगा प्रतिबल के लिए क्या हो जाएगा? तीसरा जो ऑप्शन होगा वो अदिश राशि। अदिश राशि क्योंकि ये सदिशों के नियमों का पालन नहीं करती है, इसलिए पर यहाँ पर देख रहे हैं ये अदिश के अंतर्गत है। गेज दाब, गेज दाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर चौथा P माइनस कितना? PA, ये गेज दाब हो जाएगा। आयतन प्रसार गुणांक बराबर आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन गुणित ताप में वृद्धि। तो आयतन प्रसार गुणांक में आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन बटे क्या हो जाएगा? ताप में वृद्धि। ताप में वृद्धि ऊपर जाएगा तो K-1 कितना हो जाएगा इसका? K-1 इसका हो जाएगा K-1। ठीक है, परमताप, परमताप कितना हो जाएगा? K। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? K होगा। ठीक है, इस तरह से ये सही जोड़ियां थी। चलिए इसके बाद का अपन देखते हैं, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन आया था सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान 6.67 गुणित 10 की घात ऋण 11 मीटर की घात 3 किलोग्राम की घात ऋण 1 सेकंड की घात ऋण 2 है। इस मान में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? तो चलिए अपन यहाँ देखें तो इसमें सार्थक अंक वास्तव में है कितने? तो यहाँ पर ये सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 3। तो सार्थक अंकों की संख्या वास्तव में कितनी होगी? इसमें 3 होगी। दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें दिया गया 1 मीटर प्रति सेकंड प्रारंभिक वेग तथा 1 मीटर प्रति सेकंड के वर्ग त्वरण से त्वरित पिंड का 1 सेकंड पश्चात वेग कितना होगा? तो इसमें यदि देखा जाए तो हम देखा है कि ये दिया गया हमको प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग को किससे दर्शाते हैं? U से। कितना है? 1 मीटर प्रति सेकंड है। फिर इसके पश्चात क्या दिया गया? त्वरण दिया गया है। त्वरण को किससे दर्शाते हैं? A से। A बराबर दिया गया 1 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग से त्वरित पिंड का 1 सेकंड पश्चात। तो ये हो गया समय। समय T बराबर कितना है? 1 सेकंड है। ठीक है, उसका वेग कितना होगा, यानी उसका अंतिम वेग कितना होगा? तो अंतिम वेग v बराबर क्या है? यहाँ पर अज्ञात है। यदि हम गति के पहले समीकरण की बात करें तो पहला समीकरण क्या कहता है? v बराबर u प्लस at। ठीक है,
तो v बराबर कितना हो जाएगा, u का मान है 1, इसके बाद धन a का मान भी कितना है 1, गुणे t का मान कितना है 1 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर बराबर 1 धन 1 गुणित 1 का 1 हो जाएगा, बराबर कितना आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, यानी उसका जो अंतिम वेग होगा, उसका अंतिम वेग जो होगा वो कितना होगा 2 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तीसरा दिया गया है कि कोई मशीन 30 मिनट में 3.6 × 10⁵ जूल कार्य करे तो इसकी शक्ति कितनी है। तो यहाँ पर फिर अपन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन देखा है कि समय दिया गया है, समय बराबर कितना है, यहाँ पर समय t बराबर हो गया यहाँ पर 30 मिनट है। अब इसको यदि हम सेकंड में बदल लें तो t बराबर कितना हो जाएगा 30 गुणित कितना हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा सेकंड हो गया। फिर कार्य कितना दिया गया है, w बराबर दिया गया अपन को इसमें कि कितना कार्य कर रही है 3.6 गुणित 10⁵ कितनी 5, और ज्ञात क्या करना है शक्ति, तो शक्ति बराबर क्या होता है p बराबर होता है कार्य बटे समय, तो w अपान कितना हो जाएगा t, तो p बराबर w का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 3.6 गुणित 10⁵ बटे कितना हो जाएगा 30 गुणित कितना हो जाएगा 60। ठीक है, यदि हम इसका दशमलव हटा दें तो p बराबर हो जाएगा 36 गुणित 10⁵ बटे कितना हो जाएगा 30 गुणित 60 गुणित कितना हो जाएगा 10। 6 से कट जाएगा, 6 कम 6, 6 6 36। ठीक है, तो यहाँ पर 6 कम 6 और 6 9 0, और यहाँ पर 6 6 36 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना बचा यहाँ पर p बराबर 2 गुणित 10⁵ और बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 गुणित 10 गुणित 10, यानी 10⁵ कितनी हो जाएगी 3, तो p बराबर 2 गुणित 10⁵ में से 10⁵ घट जाएगा, तो 10⁵ कितना बचेगा 2, और 10⁵ का मतलब हो जाएगा 100, 100 को 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 200। 200 वाट का क्या होगा इसका, 200 वाट इसकी क्या होगी शक्ति होगी। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी इसकी शक्ति 200 वाट, 200 वाट। ठीक है, अगला है दो विभिन्न आकार के साबुन के बुलबुले आपस में जुड़ जाते हैं, दो विभिन्न आकार के साबुन के बुलबुले आपस में जुड़ जाते हैं, तो कह रहा है कौन सा बुलबुला पूर्ण गोल होगा। तो देखिए एक बड़ा बुलबुला है, एक छोटा है, जब आपस में साबुन के बुलबुले आपस में जुड़ते हैं तो जो छोटा वाला है ना वो क्या हो जाता है संकुचित होकर विलुप्त हो जाता है, तो कौन बचता है बड़ा वाला। तो स्वाभाविक है यहाँ पर क्या है इसका जो आंसर होगा कौन सा होगा, बड़ा गोला जो होगा, बड़ा गोला, जो बड़ा गोला होगा वही क्या होगा पूर्ण रूप से क्या होगा गोल होगा। अब एक समान घनत्व के खोखले गोले के कारण उसके भीतर स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। तो स्वाभाविक है एक समान घनत्व के हैं और किसी खोखले गोले के कारण उसके भीतर स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। तो इसका मान जो होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, चलिए अपन अगला देखते हैं। अब इसके बाद पांचवा था निम्नलिखित कथनों के सत्य और असत्य लिखिए। तो देखते हैं अपन कौन सा कथन सत्य था और कौन सा कथन असत्य था। तो पहला वाला जो है एक समान वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। स्वाभाविक है क्योंकि त्वरण का मतलब होता है वेग परिवर्तन की दर। अब वेग तो परिवर्तित हो नहीं रहा, वो एक समान वेग से चल रहा है, तो स्वाभाविक है इस स्थिति में जो उसका त्वरण होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। तो यह कथन क्या है, सत्य है। यह कथन क्या है, सत्य है। दूसरा, बंदूक से दागी गई गोली का पथ क्या होता है, परवलयाकार होता है। तो देखिए वास्तव में जब बंदूक से गोली दागते हैं तो वो डिपेंड भी करता है कि उसका वेग कितना है। यदि स्वाभाविक है वेग कितना है और कितनी दूरी तक जा रही है, और नहीं यदि देखा जाए तो इसमें जो है बंदूक से दागी गई गोली का जो पथ है वो क्या होता है, परवलयाकार होता है, क्योंकि ये प्रक्षेप होता है। तो यहाँ पर ये भी कथन क्या है, सत्य है। ये भी कथन क्या है, सत्य है। तीसरा क्या कह रहा है, किसी हाथ ठेला गाड़ी को एक समान वेग से गतिमान बनाए रखने के लिए गति की दिशा में नेट बल आवश्यक है। स्वाभाविक सी बात है कि यदि देखें तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि किसी हाथ ठेला गाड़ी को एक समान वेग से गतिमान बनाए रखने के लिए उसमें नेट बल क्या है, आवश्यक है, यानी उसमें कुछ ना कुछ बल होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, एक समान गति से गतिमान हो पाएगी। तो ये भी कथन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला है यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि किसी संघट्ट के पूर्व कुल प्रारंभिक संवेग तथा संघट्ट के पश्चात कुल प्रारंभिक
समान है तो निश्चित ही वह क्या होगा, प्रत्यास्थ संघट्ट होगा। देखिए प्रत्यास्थ संघट्ट तभी हो सकता है जब उसके संवेग तो बराबर हो, संरक्षित हो, लेकिन उनकी गतिज ऊर्जा भी संरक्षित हो। अब यहाँ पर गतिज ऊर्जा के बारे में उसने उल्लेख नहीं किया है कि गतिज ऊर्जा क्या है। हाँ संवेग है, संवेग यदि संरक्षित होते हैं तो संवेग तो संरक्षित प्रत्यास्थ संघट्ट में भी होते हैं और अप्रत्यास्थ संघट्ट में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अप्रत्यास्थ संघट्ट में गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होती और प्रत्यास्थ संघट्ट में गतिज ऊर्जा भी क्या होती है, संरक्षित होती है। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो इसमें गतिज ऊर्जा का उल्लेख नहीं है, केवल यहाँ पर ये बोला है कि संवेग संरक्षित है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब इसके पश्चात है पृथ्वी की तल से गहराई में जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, कम हो जाता है। स्वाभाविक सी बात है, हम देखते हैं कि पृथ्वी यदि ये है तो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाए तो भी जी का मान क्या होता है, कम, गहराई पर जाए तो भी जी का मान क्या होता है, कम, और केंद्र पर कितना हो जाता है, 0, और सबसे ज्यादा कहाँ होता है, दोनों ध्रुवों पर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से गहराई पर जा रहे हैं तो गहराई पर जाते पर जी का मान क्या होता है, कम होता है, और केंद्र पर जाके गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाता है, 0। तो यह कथन भी क्या है, सत्य है। यह कथन क्या है, सत्य है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वास्तव में जो 11वीं का अर्धवार्षिक का जो पेपर आया था वो किस प्रकार से थोड़ी सा लॉजिकली था, पेपर का टाइप बहुत अच्छा था। इसके बाद की जो सेकंड पार्ट में अपन देखेंगे कि उसके जो क्वेश्चन आए हुए थे वो कैसे अपन को हल करना है, किस प्रकार से हल करेंगे, उसका सही आंसर क्या होगा। तो यदि आप लोगों को ये पहला पार्ट समझ में आ गया हो तो दूसरा पार्ट जरूर देखें। इसके लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जिससे आपको सेकंड पार्ट देखने को मिले, और पेन कॉपी में नोट करते जाएं। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में इसके सेकंड पार्ट में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।